हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल हम लोग ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन जो दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्दर, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में समझेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको बैलेंस्ड वर्ड से क्या समझ आता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो या हम कह सकते हैं बैलेंस्ड हो। अब किस टर्म्स में बैलेंस्ड हो? यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमने एक केमिकल रिएक्शन में यूज किए हैं केमिकल इक्वेशन में, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। यानी अगर कोई एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड जितना है उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड है, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाती है। A balanced chemical equation has a number of atoms of each element equal on both side। इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि एक केमिकल रिएक्शन जिसके दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कह लो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के इक्वल हो या सेम हो, वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। इसमें हमारा जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसमें जो जिंक है हमारा, वो रिएक्टेंट साइड देखिए एक एटम यूज हुआ है और जिंक का प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम है। इसी तरीके हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड दो है और प्रोडक्ट साइड भी दो है। सल्फर एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड फोर है, प्रोडक्ट साइड भी फोर है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है, जिस कारण से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, वो ये स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास कहीं भी नहीं जाता है। आपको इसलिए केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस लिखना जरूरी पड़ता है। अब दूसरी भाषा में समझते हैं कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या है। तो इसी का उल्टा, यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स। यानी दोनों साइड, यानी मान लेते हैं रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम है और जो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफर करें या डिफरेंट हो, उन्हें हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जो हमारा Fe प्लस एच टू है गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे जो हमारा Fe यानी आयरन है वो रिएक्टेंट साइड वन है और वही प्रोडक्ट साइड थ्री है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड वन है और प्रोडक्ट साइड फोर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा दोनों में डिफरेंस है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो इसे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं और इसे हमें इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को एक ऐसी टेबल बनानी होगी जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए उसके एक नेमिंग लिखनी होंगी। जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब एक कॉलम बनाएंगे रिएक्टेंट साइड के लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, और दूसरा कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। नंबर लिख लेंगे कि रिएक्टेंट साइड आयरन वन है, प्रोडक्ट साइड थ्री है। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड टू है, प्रोडक्ट साइड टू है। और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड वन है और प्रोडक्ट साइड फोर है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा है प्रोडक्ट साइड फोर। तो हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड भी उसे फोर करना होगा। यानी ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड वन है, वन को फोर करने के लिए हम लोग उसको फोर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम Fe+4 × H2O करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन है वो तो फोर बन जाएगा क्योंकि 4 × 1 4 होता है। पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो 8 हो जाएगा रिएक्टेंट साइड। आप देख सकते हैं 4 × H2 यानी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 8। अब हमारा हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो रिएक्टेंट साइड 8 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो 2 को 8 करने के लिए हम लोग 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा Fe+4 × H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 × H2। यानी प्रोडक्ट साइड हमने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस्ड हो जाए। यानी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया,
हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब आयरन की बारी आती है। आयरन प्रोडक्ट साइड 3 है और हमारा रिएक्टेंट साइड 1 है। तो 1 को अगर हमें 3 करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो वही चीज हमने की, 3 मल्टीप्लाई बाय Fe। अब जब हम इसकी टेबल नहीं बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल हो गया। आयरन हो गया 3 3, हाइड्रोजन हो गया दोनों साइड 8 8, और ऑक्सीजन भी हो गया दोनों साइड 4 4। यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनी, ये बनी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। आगे जो आती है टॉपिक, वो ये आता है टॉपिक कि हम अपनी इस केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, और जानकारी कैसे पता कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो अगर हमने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि G गैस के लिए, L लिक्विड के लिए, और S जो है सॉलिड के लिए, तो ये तीन स्टेट्स हमें बताते हैं कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है। आगे अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो AQ लिख सकते हैं। या अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन लिखते समय कोई कंडीशन यूज हुई है तो उसको हम लोग एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिख देते हैं। इससे हमारा हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो और इंफॉर्मेटिव हो जाता है, और इन सिंबल से हमें उसके फिजिकल स्टेट्स या कंडीशन के बारे में भी जानने को मिलता है। आगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार के, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से समझिए, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जिससे एक प्रोडक्ट बने, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन और ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज सेड टू बी एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्म है A प्लस बी गिव्स AB। यहाँ पे जो हमारा ए और बी है दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज ए बी। और इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कल भी हमने एक एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपने देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे, और ये कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी C+O2 गिव CO2। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स थे और एक हमारा प्रोडक्ट बना, ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट। इसमें कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स थे, एक प्रोडक्ट था। यहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट रहेगा और दो या दो से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट रहेंगे। यानी व्हेन अ सिंगल when a single reactant or a compound splits or decompose into two or more product, it is said to be as decomposition reaction। यानी कॉम्बिनेशन का उल्टा, ए बी गिव्स ए प्लस बी। यानी जो हमारा ए बी था पहले कंबाइंड फॉर्म में था और बाद में वो डिकम्पोज होके दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये जब हम इसे हीट करते हैं, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप इसे केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन में देख सकते हैं कि कैसे CaCO3 in the presence of heat converts into CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी तरीके एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसका भी हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो एक कह सकते हैं हीटिंग के द्वारा हुए हो, या द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के प्रेजेंस में हुए हों उन्हें हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि 2PbNO3 का होल स्क्वायर in the presence of heat convert into 2PbO plus 4NO3NO2 plus O2। यहाँ पे ये जो PbNO3 था, ये जो है डिकम्पोज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इसी तरीके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलिसिस या कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हो, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 2H2O in the presence of electricity converts into 2H2 plus O2। यानी जो हमारा
ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हमारा ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये डिकम्पोज हुआ है। फिर अगला है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट से है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो सनलाइट की मदद से, या जो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के द्वारा होते हो, उन्हें हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जो अल्युमिनियम या सॉरी सिल्वर क्लोराइड है यानी 2AgCl है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होके 2Ag प्लस Cl2 हो जाता है। यानी जो हमारा फोटोग्राफिक पेपर होता है, वो हमारे पे उस पे एक कोटिंग होती है किसकी, सिल्वर क्लोराइड की। और उसे अगर हम सनलाइट पर रख दें तो क्या हो जाता है कि वो ग्रे कलर का हो जाता है। रीजन क्या है कि जो क्लोराइड है वो रिलीज हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर पे उड़ जाता है, और जो हमारा सिल्वर है उसका कलर हमें पेपर पे दिखने लगता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए हमें कमेंट कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।